अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक, मेरे साथ हैं साकिब बशीर। आज हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे। फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का मामला चल रहा है। ये केस ख़त्म नहीं हो पा रहा। डिफेंस मिनिस्ट्री के वकील ख्वाजा हारिस के आर्गूमेंट जो उन्होंने कहा था कि पिछले हफ्ते मैं कंक्लूड कर लूँगा, इस हफ्ते भी नहीं लग रहा कि आर्गूमेंट कंक्लूड हो। वजह क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री का मामला 17 जनवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है। उसमें कौन कौन से जज आएंगे? साकिब साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का मामला, मैं तो देख रहा हूँ कि ये केस ऐसा लग रहा है कि आईनी बेंच भी कोई कोशिश में नहीं है कि इस केस को जल्दी कंक्लूड करो। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कोई टास्क दिया गया हो कि ये लटकाना है इस मामले को। तो जिस तरह मतलब 2 दफ़ा ये बात हुई और ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, एक तो दिसंबर में आपने अलाउ कर दिया, फिर पिछले हफ्ते ये बात हुई कि कंक्लूड करें। ये तो सीधा मेरे ख्याल में तरीकाकार ये था कि आप उनको बताते जी आपने टाइम कितना लेना है। तो वो बताते जी मुझे 6 घंटे चाहिए, तो 6 घंटे आप डिवाइड कर लेते। आप 11 बजे बेंच बैठता है 9:35 पे, और ठीक सुई जो है 11 के ऊपर होती है तो वो उठ के चले जाते हैं। 1 घंटा और 25 मिनट रोजाना दे रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जब आईनी बेंच सारे केसेस जो है वो उसने लेफ्ट ओवर कर दिए हैं या वो नहीं सुने जा रहे, तो आईनी बेंच को कम से कम एक केस को फोकस करके 2-4 दिनों में इसको कंक्लूड करें। आप क्या कहते हैं? सीनियर कानूनदान से बात हुई थी मेरी, तो उस वक्त ये मामला चल रहा था कि 1.5 घंटा समाअत होती थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी कि मुझसे आप 2 साल आर्गूमेंट करवा लें, मेरे आर्गूमेंट खत्म नहीं होंगे अगर इस तरीके से। वो कहते हैं कि 1.5 घंटा अगर आप आर्गूमेंट करवाएंगे और सारा दिन मुझे देंगे तैयारी के लिए, तो मेरे तो आर्गूमेंट कंक्लूड ही नहीं होंगे, और मैं एक रीडिंग पढ़ लूँगा 1.5 घंटा, एक दिन ख़त्म, दूसरे दिन। अगर आपने आर्गूमेंट कंक्लूड करने होते तो आप इसके 2 दिन पूरे वकील को दे दें जी, वो वकील खुद ही कहेगा जी बस ठीक है मेरे आर्गूमेंट कंक्लूड। ये इतनी बड़ी आपने यानी देखें पब्लिक चक्कर जी 8 जजों पे माशाल्लाह। अब अगर आप इस मल्टीप्लाई करेंगे, एक हियरिंग कितने में पड़ रही, इतना ऑडियंस जो है। अमूमन रिजर्व सीट के केस में भी आपको देखा होगा कि एक दफ़ा ये था कि हमने 2 दिन में केस कंक्लूड करना है, लेकिन फिर जो काजी फैज साहब बेंच को हेड कर रहे थे वो इसको लंबा किया उन्होंने। अमूमन ये भी होती है कि जब वैसे ये लंबा करने की वजह क्या होती है? देखिए, अमूमन जज जो होता है जो लीड कर रहा होता है, उसका भी ये होता है या कुछ जो भी कि वो जो एक ऑब्जेक्टिव चाह रहा होता है उसको कंक्लूड करने के, उसको लेने के लिए वो इस चीज़ को लंबा करते हैं। एक साइड जो है हुकूमत को ये होता है कि हुकूमत जो है वो कोशिश में होती है कि हम कन्विंस कर सकें जजेस को। कैसे कर सकें ये मुझसे ना पूछ, वो उसके लिए वो फिर लंबा करते हैं केस को। अच्छा। हालांकि इस बेंच में तो मुझे 3 किस्म के आर्गूमेंट लग रहे हैं, 3 किस्म की जो पॉइंट ऑफ व्यू लग रहे हैं। एक मंदोखेल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू, वो बार बार कहते हैं कि सिविलियन को ट्रायल कैसे हो सकता है फौजी अदालत। दूसरे जो जस्टिस हसन रिजवी साहब का है जी, वो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि 103 लोगों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कैसे हो सकता है, इससे ज़्यादा संगीन मामला जो है वो नहीं किए गए, और इस किस्म के उनके मामला यानी वो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। जस्टिस अमीरुद्दीन खान जो है वो तो ख्वाजा हारिस साहब कहीं किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाते तो वो उसका जवाब देते। तो वो कहते हैं कि जी इसका मतलब आज जिस उन्होंने 10A की बात की, जैसे आयशा मलिक की जो जजमेंट है वो ये पूरी जजमेंट इस बेस पे है कि जी मिलिट्री कोर्ट में 10A का जो फेयर ट्रायल का जो तकाज़े हैं वो पूरे नहीं होते, तो इस वजह से सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी ये मामला तो उस टच स्टोन पे तो देखा ही नहीं जा सकता। अमीरुद्दीन खान साहब ऐसे एक्साइटेड नजर आए, उन्होंने पूरा फिर बताया कि हाँ बिल्कुल आप कह रहे हैं कि जी वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आप मतलब उन्होंने वजाहत की, बुनियादी तौर पर उन्होंने वजाहत की कि ख्वाजा हारिस साहब हाँ आप ये कहना चाह रहे हैं, मतलब ये जो है ना, तो ये भी एक अजीब सा सिनेरियो जो है वो नजर आया। लेकिन एक साकिब एक चीज़ है जी, अमूमन मैं ये वर्ड नहीं यूज़ करूँगा कि डिसेप्शन होती है जजेस की। हुकूमत को ये जान लेना चाहिए कि इस केस में आईनी बेंच कटेरे में, आईनी बेंच की साख का सवाल है, आईनी बेंच की रेपुटेशन का सवाल है। वो लोग तो सजाएं हो चुकी, वो लोग जो है वो जेलों में सिविलियन कस्टडी में दे दिए गए हैं, मे भी वो उन लोगों को हाई कोर्ट से रिलीफ भी मिल जाए। उनके मामलात इस तरह नहीं है, 20-30-40 लोग रिहा भी हो गए। मामला है आईनी बेंच का। आईनी बेंच में ये भी हो सकता है कि जज अमूमन जो है वो 1-2-3 जजों को मैं नोट करता हूँ, देख रहा हूँ
कि वो अपनी वाज़ेह पोजीशन नहीं कर रहे, हुकूमत को वो इस चीज़ में रख रहे हैं कि ये तो कंक्लूजन कोई पता नहीं क्या हो जाए। क्या पता जो रिमार्क्स इधर से आ रहे हैं, जो हेडलाइन लग रही हैं कि जी सिविलियन का ट्रायल कैसे हो सकता है, ब्रीच हुई, फैसला वो कुछ जज किसी और। तो ये इस किस्म के जहाँ स्टैब्लिशमेंट का इंटरेस्ट होता है वहाँ जज थोड़ा सा जो पोस्चर है वो डिफरेंट लेते हैं और जो असल जजमेंट देनी होती है वो डिफरेंट होती है। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है 15 साल। जैसे जमार खान मंदोखेल ने एक पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा कि जब आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया हुआ तो उस साने में इतना खौफनाक किस्म का सानिया था, उसके बावजूद उसमें पकड़े जाने वाले जो दहशतगर्द थे उनके खिलाफ ट्रायल के लिए आपको आईनी तरमीम करना पड़ी, उसके बगैर आप नहीं कर सकते थे। तो मतलब उन्होंने कहा कि इतना जो है वो बड़ा सानिया, उसके बावजूद भी आपने मिलिट्री ट्रायल आप नहीं कर सकते थे, तो अब आप 9 मई पे या इस किस्म के जो चीज़ें क्या इस पे कर सकते हैं? ये बड़ा वैसे वैलिड सवालात तो बहुत वैलिड है। मेरा नहीं ख्याल कि जिस किस्म के सवालात आ रहे हैं इन सवालात के कोई अगेंस्ट भी कुछ चीज़ जो है वो आ सकती है, क्योंकि मिलिट्री ट्रायल जो हुए हैं उनमें फेयरनेस, शफाफियत, फेयर ट्रायल, ये बहुत बड़े सवालात हैं जिनके कोई जवाबात आए नहीं है। शुरू में हमें यह था कि रीजनिंग भी आएगी, जजमेंट्स भी आएंगी, तो वो तो जजमेंट्स पूछ रहे थे। तो वैसे ये बताएं कि वो रिकॉर्ड पेश हुआ, मेरा ख्याल रिकॉर्ड अभी आया है जो केस जिन लोगों के ट्रायल हुए हैं उनका रिकॉर्ड हम एग्जामिन करेंगे? अभी तक तो नहीं, कोई ऐसी खबर नहीं आई। ख्वाजा हारिस ने बताया भी नहीं है कि रिकॉर्ड आया है या नहीं आया। अच्छा। उसके हवाले से और बेंच ने पूछा भी नहीं है। चलें, ये तो मामला जो चीज़ आती है वो मेरा ख्याल है कि रोज 1-2 आर्गूमेंट, 2-3 बातें होती हैं, अल्टीमेट कंक्लूजन क्या होगा इसकी कोई कहना कबल वक्त है। ये बताएं कि ये हफ्ता बहुत अहम है, जैसा कि आज वुकला का हंगामी इजलास हो रहा है। 26वीं यानी तरमीम के लिए वो अपना लाए अमल कोर्स ऑफ एक्शन दे रहे हैं, मज़ीद अपनी जो है स्ट्रेटजी उसमें तेज़ी ला रहे हैं कि हमने 26वीं यानी तरमीम को स्ट्राइक डाउन करवाना है। दूसरा, जैसे मंसूर अली शाह कल बड़ा इंपॉर्टेंट केस सुनने जा रहे हैं। तीसरा सबसे अहम है वो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्टेक होल्डर के लिए। वहाँ 4 जज लगने और नॉमिनेशन है 20 लोगों की। 20 लोग, कुछ ऐसे भी हैं जो कहा गया कि जी फोल्डर में नाम थे गलती से जी वो रह, ये वैसे अजीब ही सूरत है। अब 20 में से 4 लगने हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई इलेक्शन हो रहा है कि 16 मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के, उन्होंने 4 लोगों को चुनना है और जो 20 लोग हैं वो अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। 4 जजेस को चुनना है जिन्होंने अदालतों में आगे हाई कोर्ट में आना है। लेकिन इसमें सवाल ये है कि बज़ाहिर बात आती है वोटिंग पे, कमीशन में वोटिंग पे, तो कमीशन में वोट हुकूमत के पास ज़्यादा है, तो इसके मतलब ये है कि हुकूमत या जिन्होंने 26वीं तरमीम करवाई वो अपनी मर्जी के जज लाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे ना किसी सियासी जमात का इतना स्टेक नहीं है, ठीक, और कोई है भी नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी और के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जो 6 जजेस ने ख़त लिखा है इंटरफेरेंस के मामले में, वो अपने हिसाब से वो उनका अपना रोल होगा, असर रसूख होगा। अब देखते हैं कि 4 जज कौन आते हैं। कुछ इतलात ये है कि 3 का फैसला हो चुका है, अच्छा, कि कौन आने हैं। अब 3 हो चुके हैं फैसला, ठीक, हाँ 3, एक आध जज जो है वो। अब ये जो बैटल ऑफ परसेप्शन है जुडिशल कमीशन की, हुकूमत पहले ही डिसाइड करके जी ये जज आने हैं, तो क्या देख रहे हैं। दूसरी तरफ ये आ रहा है कि जी हाई चीफ जस्टिस जो इम्पोर्ट करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया जाए। बिल्कुल, यहाँ इस हवाले से क्या है? अच्छा, इस हवाले से जो मेरे पास खबर यही है और यही थी कि क्योंकि उसमें जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जो आने वाले हैं वहाँ पे जज, उनकी कंसेंट चाहिए, और आखिरी जो हतमी कंसेंट है वो जस्टिस याहिया अफरीदी की है, जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। तो मेरी इतला के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी तो बिल्कुल भी एग्री नहीं हुए। अब वो आगे चलकर एग्री होते हैं, नहीं होते, या किसी और नाम पर एग्री होते हैं। अभी तक की इतलात यही है कि वो एग्री नहीं हुए, और मेरे ख्याल में ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लगना है, ये भी जैसे याहिया अफरीदी के लिए टेस्ट केस होगा, जो अगर वो बाहर से लाना चाहें तो, क्योंकि बाहर से लाने का मतलब सिंपल ये है कि ये जो 6 जज हैं हमने इनको जो है वो इबरत का निशान बना देना है कि हमने इनको कहीं कंसिडर भी नहीं करना और अपनी मर्जी का जज लाएंगे बाहर से। गुल हसन तो लेटर भी नहीं लिखा जी, फिर क्या मसला है? और अगर आप ये तसव्वुर देंगे कि जी वहाँ से जज आएगा किसी का, मतलब जो लाएंगे ज़ाहिर बात है उनकी खुशनुदी होगी, जी जी, तो वो क्या तसव्वुर जाएगा। तो याहिया अफरीदी साहब, मेरी भी इतला यही है कि याहिया अफरीदी साहब अभी तक तो विलिंग नहीं है,
और याहिया अफरीदी साहब की आपकी बात से मैं ये भी हकीकत है कि अगर वो विलिंग हो गए, उनका टेस्ट है ये जी जी कि ये वो किस तरफ जाए, यानी ये फैसला करते हैं। मियाँ अगर चलें मोहसिन अख्तर कियानी नहीं तो अब तो रूल्स में अलाउ है कि 3 जजों में से किसी को लाया जा सकता है। अब इस लाहौर में ये है कि जो 3 नामी थे उन्होंने सबने अपनी अपनी लॉबिंग शुरू कर दी। एक ने इतनी लॉबिंग की कि दूसरा जिसके सपोर्टर थे हुकूमत में उन्होंने कहा रहने ही दो, फिर उधर से ही लानत लाओ, क्योंकि वहाँ ये हो रहा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि जी 120% भी ऐसी गारंटियाँ देंगे। मसला ये आ रहा है कि अब जो है वो जो याहिया अफरीदी साहब हैं वो मान गए ना, क्योंकि वो इस वक्त सबको खुश रखने की जगह कि ताकि हुकूमत भी उनसे नाराज़ ना हो, इस्टेब्लिशमेंट भी नाराज़ ना हो, PTI भी नाराज़ ना हो, आम वकील भी नाराज़ ना हो, दोनों स्टेक इंडिपेंडेंट ग्रुप प्रोफेशनल। तो इसमें ये है कि देखते हैं कि क्या, क्योंकि 2 जज जो हैं वो जो अतर मिनल्ला साहब हैं वो कि वो जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके बड़े करीब है, वो कहते हैं फ़ख्र से कहते हैं कि मैंने उसको बनाया। उनके लिए भी है कि उनके जो दरीना दोस्त हैं याहिया अफरीदी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से क्या फ़ायदा कर। तो ये मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट ही होगी। लेकिन एक चीज़ जो साकिब, अगर PTI और मामलात हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट के ठीक हो जाते हैं फिर जजों की ज़रूरत क्या है? मतलब जिस चीज़ के लिए। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन हमने तो देखना है कि ये मतलब कहाँ तक याहिया अफरीदी साहब की जो आप बात कर रहे थे, इनका टेस्ट केस इसी तरह ही है कि जिस तरह काजी फायज ईसा, उनके हवाले से 13 जनवरी तक चीज़ें मेरे ख्याल में यही चीज़ थी कि उनको देखा जा रहा था कि वो किस तरह चल रहे हैं, लेकिन 13 जनवरी के बाद मेरे ख्याल में टोटल जो है वो एक मुख्तलिफ माहौल था, उनके हवाले से जो परसेप्शन थी वो टोटल तब्दील हो चुकी थी। और अब जैसे याहिया अफरीदी के हवाले से भी यही है कि अगर तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाहर से जज लाने में एग्री हो जाते हैं तो वो फिर परसेप्शन जो है याहिया अफरीदी साहब की जाने उनके हवाले से एक क्लियर हो जाएगी। अब जो है वो कन्फ्यूजन है, लोग सोच रहे हैं कि वो कहाँ जाएंगे, किस तरह जाएंगे, फिर जो है वो क्लियर हो जाएगी। बाकी जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने खत तो नहीं लिखा था लेकिन वो भी एक इंडिपेंडेंट जज है। और आप तो क्या इंडिपेंडेंट जज अब नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट जज चाहिए होते तो 26वीं तरमीम लाई जाती। 26वीं तरमीम लाने का मकसद ये है कि जो इंडिपेंडेंट जज है वो कहीं नजर ही ना आए। आप मुझे तो ऐसे लगता है कि 17 जनवरी इंडिपेंडेंट प्लस मरहूने हुकूमत का मरहूने मिन्नत। जी बिल्कुल बिल्कुल मंजूर नजर। जी। तो ये देखना है कि अब वो 17 जनवरी को जब हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे होंगे कि कौन कौन से जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे हैं, तो उसी वक्त हमें समझ आ जाएगी कि क्राइटेरिया क्या था। लाहौर हाई कोर्ट के लिए 50 नाम आ गए जी, और सब नाम जो है वो सारी पार्टियों ने दिए हैं, अपने वर्कर तक दे दिए। वकील थे ना, मतलब जो बहुत लायल थे उनको भी दे दिया कि यार हमने अब इख्तियार जो है, तो इस इख्तियार को, हालांकि मैं समझता हूँ कि जुडिशल कमीशन में जो मेंबरान है वो लायल होना चाहिए उनको आइन का, उनकी परफॉर्मेंस, और मैं समझता हूँ जो उनके नाम है वो भी पब्लिक होने चाहिए कि ताकि पता चले कि किस नामिनी ने किसको सपोर्ट कर। जी ये जो हो रहा है कहानी डाल अब मतलब फारूक नाइक साहब के कौन कौन से नाम है, जी नारायण साहब के, अब 50 नाम है वो लाहौर हाई कोर्ट में। पहली जो लिस्ट थी तकरीबन वही तकरीबन है, और उसमें मंसूर अली शाह साहब के अच्छे नाम थे, तकरीबन उन लोग वो हैं उसमें। अब लाहौर हाई कोर्ट में जो है कि कुछ नाम ऐसे हैं जो है वो पोलिटिकल, जिनकी मामला जो जिनका तल्लक रहा है वो उस तरफ है। 50 में से अपॉइंटमेंट होनी है 10, और उसमें से सेशन जज का भी कोटा है 2 का, 1-2 का होगा। जजीला वो साहबा जो है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, उनका नाम है। एक भट्ट साहब हैं सेशन जो कोर्ट की जज, वो उनका नाम है। तो लाहौर हाई कोर्ट में कैसे फिर ये बंदर बांट होगी, या ये किस तरह चलाएगा कि जी एक तेरा जज मेरा जज, या मेरिट पे तो हुआ तो सबसे अच्छे नाम तो मंसूर अली शाह साहब। नहीं, बात मलिक साहब ये है कि 26वीं तरमीम जिस मकसद के लिए लाई गई है, अगर वो मकसद पूरा ना हो तो वो लाने का फ़ायदा क्या? तो वो मकसद यही है कि आपने अपनी मनपसंद के लोग भरने हैं इन अदालतों में। वो हाई कोर्ट्स में हमें नज़र आएंगे 38 जज लगने हैं सारी हाई कोर्ट्स में, और वहाँ 13 जज मेरा जज जो है वो लगेगा। और ख़ास तौर पर मेरी नज़र में जो है वो हो सकता है हुकूमत के हाथ में भी कोटा बहुत कम ही आए,
वो कोटा ज्यादा कहीं और होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो लगता है ना, देखें यहाँ जो लग रहा है तस्वीर मिल रहा है कि पीपल्स पार्टी सिंध में इंटरेस्टेड, वहाँ उन्होंने आईनी बेंच का सरबराह 9वें नंबर से बनवा दिया। अमीनुद्दीन खान साहब ने भी वोट दे दिया, मंदोखेल साहब ने वोट दे दी, उसकी रीज़न नहीं पता। 8 जज आपने सिंध हाई कोर्ट से रिडेंडेंट, उनको आपने अहल ही नहीं समझा। देखिए आप इल्ज़ाम क्यों देते हैं हुकूमत पे, एस्टैब्लिशमेंट? आप अपने जजों से पूछें जो आईनी बेंच के सरबराह हैं, वो हुकूमत के साथ मिल के 8 जज सिंध हाई कोर्ट के साइड पे कर रहे हैं, उनको दीवार के साथ लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो जज लगने हैं इसमें भी क्या यही होगा कि जो अमीनुद्दीन खान साहब और ये जो आईनी बेंच का हिस्सा जो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं वो इनके साथ जाएंगे। हुकूमत के पास वाज़ेह मेजॉरिटी, पीपल्स पार्टी सिंध में, लाहौर में भी जो है वो नून लीग चाहे कि उनके को 2-4 नामिनी ज़्यादा हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो असल फैसलदार हैं में भी वहाँ जो स्ट्रेटेजिकली केस इंपॉर्टेंट है वहाँ रिस्क नहीं लिया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसे जज नहीं हो सकते कि जी आज़म तारड़ साहब का कोई करीबी हो तो वो ले जाए, नहीं, वहाँ कल कोई आज़म तारड़ साहब या नून लीग के साथ ही मुकाबला हो जाए एस्टैब्लिशमेंट, तो ये भी बड़ा मसला होता है ना। तो हाँ, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी नहीं कि रिस्क लिया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट में वहाँ मिक्स सूरत हाल है। अच्छा। ANP का एक आध दे दिया, एक आध बार का दे दिया, एक आध चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब के नामिनी हैं, अपने उनके जूनियर हैं, तो सबको वहाँ अकोमोडेट किया जा रहा है। तो ये बंदर बांट तो मैं नहीं कहूँगा कि मतलब अच्छा लफ्ज़ नहीं है, लेकिन एक बात है कि सेटलमेंट तो हो रही है कि एक आप ले लें, एक मैं ले लेता हूँ, एक अब पहली सेटलमेंट होती है नून लीग, पीपल्स पार्टी और जो और स्टेक होल्डर हैं उनके दरमियान, वो आपस में एडजस्टमेंट करेंगी। फिर जजों में भी जो प्रो गवर्नमेंट हैं वो उनके साथ बातचीत होगी। तो ये बड़ा यानी ये कॉम्पिटेंसी, इंटीग्रिटी, इन चीज़ों के देखने के बजाय अकोमोडेशन होगी। आप बिल्कुल बिल्कुल यही लग रहा है, और इसी तरह अकोमोडेट होंगे सारे ग्रुप, सारे लोग। होता आइडियल जी साकिब सबसे इम्पोर्टेंट केस 26वीं तरमीम का केस टेकअप होता, वो डिसाइड होता, उसके बाद जायज लगते जितने मर्जी, चाहे वो नून के लग जाते पीपल। एक दफ़ा आप रिव्यू तो करें ना 26वीं तरमीम का, जुडिशल रिव्यू होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इस अदलिया की और आज़ाद अदलिया की जड़ें काटने के लिए अंदर ही बैठे हुए हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि जब आईनी जो जुडिशल कमीशन है वहाँ बैठे हुए जजेस जो आईनी बेंच में भी मौजूद हैं, अगर वही उनके वोट ही कुछ 26वीं तरमीम हुकूमत नहीं लगा रही, जज नहीं लगा रहे। जज सिंध हाई कोर्ट के 8 फारिग हुई हैं, सीनियर चीफ जस्टिस, उस पर क्या बीती होगी? मैं पूछता हूँ कि यार आप देखें ना उन 8 जजों पे क्या, यानी अपने अपने जो ब्रदर जज, उनके सीनियर जजों ने उनको काटा लगा दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, और उसमें किरदार है सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मतलब जो जजेस हैं, सबको बताया और कहा गया कि जुडिशल कमीशन के रूल्स, मैंने बड़ी कोशिश की साकिब कि मुझे वो जो मिनट्स है ना जी वो मिले। मैं रीज़न देखना चाहता हूँ कि अमीनुद्दीन खान साहब और जो जमाल मंदोखेल साहब ने 9वें नंबर के जज को क्यों सपोर्ट किया, मुझे नहीं रीज़न मिली। 26वीं तरमीम का केस ये नहीं लगा रहे, जज एक तरफ से भर्ती हो रहे हैं, कोर्ट पैकिंग हो रही है, जिम्मेदारी आप क्यों हुकूमत में लगाएं? आपकी अपने इंस्टीट्यूशन का मसला है। मेरा सवाल, आपका सवाल, हमारा तो यही अफरीदी साहब पे, अमीनुद्दीन खान साहब पे और लोगों पे है कि वो क्यों डिले कर रहे हैं चीज़ों को। वो अपना डिसाइड करें। अगर वो समझते हैं कि 26वीं तरमीम ठीक हुई है हम और बिल्कुल ठीक है, तो आप एक जजमेंट दे दें, उसके बाद आप मर्जी करें, जो मर्जी करें। फिर में भी कुछ जज जो हैं वो रिज़ाइन करके घर चले जाएं कि भाई इस निज़ाम में हम फिट नहीं हैं। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया साकिब। शुक्रिया। तो देखते हैं कि अब जो अगले 3 दिन हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अभी हंगामी इजलास वकीलों का शुरू होने वाला है। दूसरा जो कल की जो हेयरिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट, मंसूर अली शाह साहब के बेंच में। तीसरा जुडिशल कमीशन का इजलास, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो जुडिशरी है इसके साथ नेशनल पॉलिटिक्स भी जुड़ी हुई है। PTI और हुकूमती जो टीम मुज़ाकराती टीमों का तीसरा दौर जो शुरू होगा, उसमें जो जुडिशल कमीशन की बातें हो रही हैं कि हुकूमत विलिंग हो जाएगी 26 नवंबर पर, उसमें कौन सा जज आएगा? और हुकूमत जज भी कोशिश, ये उनकी ख्वाहिश होगी कि मामला सेटल हो का कम अज़ कम जुडिशरी पर प्रेशर भी कम। बिल्कुल। नाज़रीन, इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।